सबाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 16 जुलाई 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे गजा, वेस्ट बैंक, जॉर्डन, ईरान, इसराइल और सीरिया से जुड़ी कुछ अहम और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं गजा की खबरों के साथ। गजा के मसले पर यूरोपीय यूनियन के अंदर इख्तलाफ पैदा हो गए हैं। यूरोपीय यूनियन दो धड़ों में बंट गया है। एक हिस्सा ये कहता है कि इसराइल पर एक्शन लिया जाए, क्योंकि जो इसराइल और ईयू के बीच एक डील हुई थी कि आप गजा में ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुंचाएंगे, वो डील डन करने के बावजूद इसराइल उस पर अमल नहीं कर रहा। दूसरा धड़ा ये कहता है, दूसरा जो एक पार्टी है वो ईयू के अंदर, वो ये कहती कि नहीं अभी इसराइल पर एक्शन करने की ज़रूरत नहीं, हम उस पर प्रेशर बना रहे हैं कि वो गजा में मदद पहुंचाए। लेकिन इन सब यूरोपीय ममालिक जो है, ये यूरोपीय यूनियन के जो मेंबर हैं, इनमें प्रेशर बढ़ रहा है। आवाम का प्रेशर है हुकूमतों पर कि वो इसराइल के साथ रिश्ते ख़त्म करे या इसराइल से कहे कि वो गजा में जंग रोके। इख्तलाफ की एक वजह ये भी है। ये एक अच्छी बड़ी खबर है, हालांकि ये भी इस खबर में है कि यूरोपीय यूनियन के पास इसराइल पर एक्शन लेने का प्लान टेबल पर मौजूद है। और इस खबर को जब मैंने पढ़ा तो इसराइल के लिए थोड़ी परेशानी का सबब हो सकता है। ये और बात है कि वेस्ट की वजह से इतना मजबूत बना है इसराइल, लेकिन कब किसके ऊपर से मोहब्बत का साया उठ जाए कोई कह नहीं सकता, क्योंकि सबको अपनी अपनी कुर्सियों से प्यार होता है। किसी को बचाने के चक्कर में कोई अपना पाया नहीं तोड़वाता। तो यूरोपीय संघ जो है, यूरोपीय यूनियन, उन्होंने इसराइल के खिलाफ कार्रवाई का रास्ता खुला छोड़ा है। इस खबर का जुज़ ये है। और जो ये जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पर बातचीत हो रही थी यूरोपीय यूनियन में गजा के लिए, उसके लिए जो फॉरेन पॉलिसी की चीफ है ईयू की, काजा कलास, उन्होंने 10 ऑप्शन छोड़े हैं इसराइल पर एक्शन लेने के। इन 10 ऑप्शंस में जो बिजनेस ट्रेड रिलेशन है वो भी कम किए जा सकते हैं इसराइल के साथ। उसके ऊपर कुछ सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। उसके कट्टरपंथी मिलिशिया टाइप के जो मिनिस्टर्स हैं, जो हर वक्त भड़काऊ नहीं बल्कि मारने काटने के बयान देते, उन पर सैंक्शंस लग सकते हैं। यूरोपीय यूनियन की तरफ से या यूरोपियन मुल्कों की तरफ से जो इसराइल को हथियार मिलते, उन पर भी पाबंदी लग सकती है। और जो ट्रैवल वीज़ा फ्री ट्रैवल की जो फैसिलिटी है वो भी ईयू की तरफ से ख़त्म की जा सकती है। फिलहाल स्पेन एक ऐसा मुल्क है यूरोप का जो मजबूती से बोलता रहा है गजा के लिए, और स्पेन एक बार फिर बोला है। उसने यूरोपीय यूनियन से तमाम तरह का जो कॉपरेशन एग्रीमेंट है असल में ईयू और इसराइल के बीच, उस कॉपरेशन एग्रीमेंट को, उस सहयोग समझौते को ख़त्म करने की, आज मैं हिंदी बता रहा हूँ, बहुत से लोगों को समझ नहीं आती, इंग्लिश उर्दू सबको समझ में आती है। तो कॉपरेशन एग्रीमेंट को जो है ख़त्म करने का इन्होंने मुतालबा किया है स्पेन ने, और ये कहा है कि गजा में जो कुछ चल रहा है उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कि यूरोपियन मुल्क और ईयू के जो 27 मेंबर मुल्क हैं, ईयू में, यूरोपीय यूनियन में 27 मुल्क हैं, उन सब से मुतालबा किया गया है। जोस मैनुएल अल्बारेस की तरफ से, जो स्पेन के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन्होंने कहा है कि हमें अब इसराइल के साथ तमाम रिश्ते ख़त्म करके उसे घुटने और औकात पे लाना होगा। आगे बढ़ते हैं। अशरक अल अफसद की खबर देख लीजिए। 1 in 10 children screened in UNRWA clinics are malnourished। हर 10 में से एक बच्चा गजा का malnourished है, यानी वो भूखमरी का, वो कुपोषण का शिकार है। जो ज़रूरी ग़िज़ा, जो प्रोटीन, विटामिन या जो कुछ भी सप्लीमेंट्स उसे मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। किसी को बेबी फार्मूला नहीं मिल रहा है, किसी को ज़रूरी ग़िज़ा नहीं मिल रही है, किसी को खाना नहीं मिल रहा है, और ये सारे बच्चे इसी वजह से शिकार है। मेल नॉरिश्ड का मतलब ही ये है कि उनको जो ज़रूरी दवाइयाँ और ग़िज़ा जो डॉक्टर बताता है वो नहीं मिल रहे। अब उसमें क्या होता है, बच्चे स्केलेटन की तरह हो जाते हैं। मैंने इस रिपोर्ट को पढ़ा तो कुछ अलग तरह की मुझे चीज़ जानने को मिली, और ये डेटा जो है वो 2024 से इकट्ठा किया जा रहा है यूनाइटेड नेशंस रिफ्यूजी एजेंसी की तरफ से। और UNRWA की जो डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशन है जूलियट टॉमा, उन्होंने जॉर्डन अमान से एक वीडियो लिंक अपना भेजा, वीडियो जो जारी किया। उस वीडियो बयान में उन्होंने कहा कि जो गजा में मेल न्यूट्रिशन के केसेस में देख रही हूँ, मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में सिर्फ ऐसे केसेस के बारे में रिसालों और अखबारों में पढ़ा था कि ऐसा कभी होता था,
लेकिन गज़ा में हम वो सब अपनी आँखों से होता हुआ देख रहे हैं। क्या गज़ा के हाल होंगे। इस एक डायलॉग में आप ये सोचिए, एक one nurse that we spoke to told us that in the past he only saw these cases of malnutrition in textbooks and documentaries. ऐसे केसेस सिर्फ पढ़े थे, अब देख रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। इसराइल के हमले गज़ा पर जारी हैं और इन हमलों में अभी तक जो कल की 15 मई की रिपोर्ट है, आखिरी घंटों की, फाइनल रिपोर्ट नहीं है, 15 जुलाई की, माफ़ कीजिएगा, 15 जुलाई की रिपोर्ट यह है कि 15 जुलाई को जब तक ये रिपोर्ट बनी अल जज़ीरा की, 61 लोग शहीद किए जा चुके थे। मैं कत्ल कहना चाहूँगा, मारे गए कहना चाहूँगा माजरत के साथ, क्योंकि इससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है जो सामने उन्हें खड़ा हुआ मार रहा है उन पर। शहीद बहुत पॉजिटिव लफ्ज़ है, वो आप आपस में बोलें। ये कत्ल किए गए हैं, ये मारे गए हैं बर्बर तरीके से 61 लोग कल। अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं है और यूनाइटेड नेशंस मैलन्यूट्रिशन की बातें कह रहा है कि मैलन्यूट्रिशन बढ़ रहा है, वही जो हम आपको बता चुके। और भूख से तड़प रहे लोग जो राशन की कतारों में लगे होते थे, पानी की लाइनों में लगे, तो उन पे भी बम बरसे। ये हो रहा है। अमेरिका ने इसराइल से कहा है, असल में एक वेस्ट बैंक में एक अमेरिकी फ़लस्तीनी सिटीज़न परसों मार दिया, जो आतंकवादी सेटलर्स हैं। मैं आतंकवादी कह रहा हूं क्योंकि खुद अब अमेरिका के एम्बेसडर ने उन्हें आतंकवादी कहा है। आतंकवादी, दहशतगर्द सेटलर्स, दहशतगर्द यहूदी सेटलर्स ने एक अमेरिकन फ़लस्तीनी, एक अमेरिकन अरब सिटीज़न को मार डाला, पीट पीट कर मार डाला, मॉब लिंचिंग कर दी, जैसे दुनिया के किसी और मुल्क में धर्म के नाम पर या किसी और चीज़ के नाम पर होती है। वैसे ही यहाँ पर अब अमेरिका के जो हकबी है ना, माइक हकबी, एम्बेसडर जो है अमेरिका का इसराइल में, तेल अवीव में बैठने वाला, जेरूसलम में भी बैठा है वो, उसने कहा है कि ये टेररिस्ट किलिंग है, ये एक आतंकवादी घटना है, ये दहशतगर्दाना एक इंसिडेंट है और इसकी जांच होनी चाहिए मुकम्मल तौर पर। और ये भी माइक हकबी परसों से फिर तब बोल रहा है जब प्रेशर बढ़ा दुनिया भर से इस बात को लेकर, जो है बड़ा शोर मचा और ख़ुद वेस्ट बैंक के अंदर सैकड़ों लोग उसके जनाजे में इकट्ठे हुए, तब ये बात कही गई है। माइक हकबी ने कहा कि 20 साल के सैफुल्ला मुसल्लत का जो कत्ल हुआ है वो एक क्रिमिनल एक्ट है, वो टेररिस्ट किलिंग है, इसकी जांच। बताइए, सेटलर्स के ख़िलाफ़ बड़े प्रेशर में टेररिस्ट किलिंग बोलना ही पड़ गया आखिरकार को। इसराइली सोल्जर्स के बारे में बड़ी शर्मनाक खबर आई है, हालांकि आती ही रहती हैं। द न्यू अरब की खबर है, इसराइल के फौजी लूट मार कर रहे हैं फ़लस्तीनियों के घरों में। वेस्ट बैंक में जिस तरीके से जुल्म बढ़ रहा है, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, लोगों से इलाका खाली करवा के जांच के नाम पर उन्हें बाहर कर दिया जा रहा है। उसके बाद इसराइली आते हैं, फौजी उनके घरों में घुसते हैं और ख़ास तौर से ज्वेलरी, कैश, उनकी गाड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ज़्यादातर, और कभी कभी कपड़े भी चोरी कर लेते हैं। पता नहीं बुध बाजार में फट्टा लगा के बैठते होंगे क्या, आ जाओ 3 का 4। ये हरकतें हैं इन लोगों की। ये चोर नस्ल के, चोर सोच के लोग हैं, ये बताया जा रहा है, इस खबर में दावा किया जा रहा है। लेकिन IDF कह रही है कि नहीं, इसकी कोई सबूत नहीं है, ये गलत बात है। उन्हें सबूत जब मिल जाते हैं, वीडियो मिल जाता है कि इसराइली फ़ौज गज़ा में बेज़ुबान घोड़ों और खच्चरों को भी गोली मारती है सामने से, तब कहते हैं हाँ ये गलती हुई। जब उन्हें फ़ोटो दिखाया जाता है कि औरतों के अंडरगारमेंट्स पहन के तुम्हारे मर्द फौजी घूम रहे हैं, तब वो कहते हैं हाँ ये गलत है। अभी उन्हें इसमें सबूत नहीं मिला कि ये चोरी लूटमार कर रहे हैं, जबकि तोड़ फोड़ लूटमार के कितने ही वीडियो सामने आ चुके हैं पहले भी। तो ये सब हो रहा है। ये मिडिल ईस्ट आई की खबर है। जॉर्डन उन लोगों को, जॉर्डन की हुकूमत और पुलिस टारगेट कर रही है जो फ़लस्तीन के हक़ में सड़कों पर निकल रहे हैं, सॉलिडेरिटी मार्च कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनके ख़िलाफ़ एक अरेस्ट कैंपेन चला रखी है किंग अब्दुल्ला II की हुकूमत ने, और ये कैंपेन पिछली कई दहाइयों में सबसे बड़ी कैंपेन बन गई है। ये बताया गया है, इन्होंने दावा किया है मिडिल ईस्ट आई ने कि हमें कई सोर्सेज ने, देखिए खबर आई नहीं, इनको इनके सोर्स ने बताया, इस पर आधा एतबार करिएगा, आधा कन्फर्मेशन का इंतज़ार करिएगा। कहा है कि पिछले 2 महीनों में जॉर्डन की इंटेलिजेंस ने हज़ारों लोगों को अरेस्ट किया है, उन्हें इंटेरोगेट किया है, उनसे पूछताछ की है। और ये सब वो लोग हैं जो गज़ा की, फ़लस्तीन की हिमायत में आवाज़ उठा रहे हैं। यही नहीं,
इन सब पर सुनिएगा, इन सब की वैसे भी जांच हो रही है कि इनमें से कौन किसको ये बाहर पैसा भेज रहे हैं किसी को, या इन्हें कोई बाहर से पैसा भेज रहा है गजा की मदद के लिए। उन सब पर भी बहुत पैनी निगाह है। ये जॉर्डन में हो रहा है। और ये बताया इनमें से ज़्यादातर लोगों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया, और ये बात ताकीद की गई कि कभी बताओगे नहीं, ज़बान नहीं खोलोगे कि तुम्हें उठाया गया था और क्यों उठाया गया था। असल में बहुत बड़ी तादाद में, और शायद सबसे बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी अगर कहीं रिफ्यूजी बनकर रह रहे हैं तो वो जॉर्डन है। जॉर्डन में लाखों के हिसाब से फ़लस्तीनी हैं जो नकबा के टाइम माइग्रेट कर गए थे, उसके बाद माइग्रेट कर गए थे, उससे पहले माइग्रेट कर गए थे। तो वहाँ पर अब इनमें से बहुत से लोग फ़लस्तीनी होंगे जो फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाते होंगे, तो उन्हें पकड़ा गया। कोशिश ये की गई या ये वजह ये थी कि कहीं जॉर्डन में हुकूमत के ख़िलाफ़ एक आवाज़ बुलंद ना हो जाए कि तुम तो नाकारा बैठे हो, इसराइल से ज़्यादा ताल्लुकात अपने वसी कर रहे हो, फ़लस्तीन के लिए बोल नहीं रहे हो। तो ऐसा ना हो कि शाह के ख़िलाफ़ कोई बगावत हो जाए और तख्ता पलट हो जाए। मैं फिर कह रहा हूँ, आपके यहाँ नगर पालिका का यानी म्यूनिसपैलिटी का कोई इलेक्शन अगर जीत जाए ना, उसकी बीवी भी, तो आगे वो गाड़ी पे पट्टी लगवा के चौड़ी घूमता है कि मेंबर का पति, मेंबर का मियाँ। ये कुर्सी ऐसी चीज़ है बाबा, ये कुर्सी छोड़ना कौन जाता है तख्त। आप क्यों तवक्को रखते हो कि शाह अब्दुल्ला अपनी कुर्सी को ख़तरे में डालकर गजा के लिए बोलेगा। वो शाह है, वो तब तक शाह है जब तक तख्त है। बताओ ना उसकी मजबूरी। ये पॉजिटिव नहीं कह रहा हूँ मैं, मजबूरी सोचो ना, वो अपने तख्त को कौन ख़तरे में डाल देता है। ये वो दौर नहीं है जब उम्मत के लिए कोई कुर्बानियाँ दे देना, ये वो दौर नहीं है, ये वो दौर नहीं है। तो ये अपनी बगावत से बचते हुए सबको जेल में डाल देते हैं। अब अल-मायदीन की खबर देखिए, गजा से अलग अब सीरिया और ईरान वगैरह की खबरें। यूएस अर्जेस इजराइल टू हॉल्ट सीरिया एयर स्ट्राइक्स, टेल अवीव प्लेजेस टू स्टॉप, यस पापा यस पापा। अमेरिका ने इसराइल से कहा सीरिया पर एयर स्ट्राइक्स अब बंद करो। इसराइल बोला जी डैडी, नहीं करेंगे। कितना आसान है यस बोल देना। क्या अमेरिका गजा में के लिए भी ऐसे कह सकता है इसराइल से कि गजा में सीज फायर तब होगा, पहले तुम एयर स्ट्राइक बंद करो? नहीं, मसला दूसरा है। सीरिया में बहुत से इंटरेस्ट हैं तो गजा में भी, लेकिन सीरिया में बहुत से हैं, और सीरिया को जितना बच गया वो बचा हुआ रखना है। गजा तो तबाह हो चुका है, सीरिया में होस्टेजेस भी नहीं हैं, तो ये रुक गए। इनका कहना है रुक गए। हालांकि मुझे पता है जब सीरियन हुकूमत की तरफ से कल सीज फायर का ऐलान भी कर दिया गया तब भी हमले करते रहे, बात थोड़ी ना आता है नेतन्याहू। एक्सियोस ने रिपोर्ट किया है कि अमेरिका ने इस्राएली रिजीम से कहा कि सीरिया के ऊपर एयर स्ट्राइक्स रोक दो, क्योंकि सवेदा में तेल अवीव ने लगातार बहुत ज़्यादा एयर स्ट्राइक्स की थी, लेकिन जैसे ही अमेरिका ने उससे कहा उसने स्ट्राइक्स रोक दी। यहाँ पर इससे पहले एयर स्ट्राइक्स में इसराइल ने सीरिया की हुकूमत के टैंक्स, APCs और उसके फौजियों को निशाना बनाया था। यहाँ पर फिरका वाराना जो है तशद्दुद बढ़ गया था, गोलीबारी, बहुत हैवी बॉम्बिंग हो रही थी ड्रूज़ कम्युनिटी और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में, और कबायलियों की और ड्रूज़ की लड़ाई थी, फिर सिक्योरिटी फोर्सेस माहौल संभालने आए थे। अभी मेरे पास अपडेट है, आई एम नॉट कन्फर्म, एक इसराइली सोर्स है कि 200 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। हालांकि ऑफिशियल डाटा तो 30 से ज़्यादा है। फिलहाल अमेरिका ने ये स्ट्राइक्स रुकवाई हैं, देखते हैं इसराइल कब तक रुकता है। यमन नहीं रुक रहा है। यमन के हुथीज़ ने 2 ड्रोन अटैक किए हैं और उसकी जिम्मेदारी कल आकर रात याह्या सारी ने ली, यमनी आर्म फोर्सेस के स्पोक्सपर्सन ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने। उन्होंने कहा कि हमने एक इसराइल की मिलिट्री साइट और दूसरा जो बंदरगाह है अल रशरश, जिसे इलाद पोर्ट भी कहते हैं, उन दोनों पर हमने स्ट्राइक की है। हमने कल रात आपको इलाद पोर्ट तक की खबर दी थी, अब इसमें ऐड ऑन कर दिया है 2 साइट्स बना, एक मिलिट्री साइट और एक इलाद पोर्ट, खुद याह्या सारी ने बताया। और उन्होंने कहा कि गजा पर जब तक हमने नहीं रुकेंगे हमारी हिमायत और हमारे हमले जारी रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान वाले हमसे बहुत बात करना चाह रहे हैं, मीटिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी मूड में नहीं हूं कि किसी जल्दी में नहीं हूं कि मैं ईरान से फ़ौरन बात करने के लिए तैयार हो जाऊं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अब हम उनसे बात करें, वैसे भी मैंने उनकी न्यूक्लियर साइट को तबाह कर दिया है, तो इतनी जल्दी भी क्या है। ये सब डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया। ही इज़ इन नो रश टू टॉक विद ईरान, ट्रंप सेज।
ये कहा गया है। अच्छा, फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची जो ईरान के हैं वो चाइना गए थे एससीओ की मीटिंग में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो वहाँ पर जो एससीओ के मेंबर ममालिक हैं उन सब के फॉरेन मिनिस्टर्स आए हुए थे, इंडिया के भी वहाँ थे, रशिया के भी थे, बाकी सारे मेंबर्स के थे। तो यहाँ पर एससीओ ने गारंटी के लिए कोशिशें तेज़ की हैं कि ईरान का जो लेजिटिमेट न्यूक्लियर राइट है यूरेनियम एनरिच करने का वो बना रहे, और ख़ास तौर से रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने इस पर काफ़ी जोर देकर बात की है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।